गुड। अच्छा, हुँ, यही केस होगा आपका जो है वो प्रॉपर्टी पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, उसकी भी हुँ, डीम्ड डिस्पोज़िशन होती है। उसमें 2 ऑप्शंस होती हैं, एक डीम्ड डिस्पोज़िशन होती है, एक नॉन होती है। बट मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी और मैंने उसकी डीम्ड डिस्पोज़िशन इसलिए की क्योंकि उसकी वैल्यू मैंने वो आने से 1 साल पहले खरीदी थी, व्हिच वाज़ आल्सो अ मिस्टेक बाय द वे। स्पेशली इफ यू थिंक एट सम पॉइंट इन टाइम यू विल बी लीविंग, डोंट इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी इन कनाडा। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि कनाडा की प्रॉपर्टी मार्केट नीचे चली गई। इट्स जस्ट अ पेन टू होल्ड इट क्योंकि उसको बाद में सेल करना जो है इट्स अ लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम टैक्सेशन एंड लॉ पॉइंट ऑफ व्यू। बट इन एनी केस उसकी वैल्यू उतनी थी जितनी कि मैंने उसको खरीदा था क्योंकि उसमें वैल्यू में चेंज आया नहीं कोई, तो उसकी कोई डीम डिस्पोज़िशन बनती नहीं थी। एंड आई जस्ट हैड टू रिपोर्ट द वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी। उस वैल्यू प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको बताना ज़रूरी होती है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है इन्वेस्टमेंट, इसकी ये वैल्यू है। और अगर आपकी कोई प्रिंसिपल रेज़िडेंस है तो उसकी भी आपने करंट वैल्यू मार्केट की बतानी है सीआरए को। और वही वैल्यू आपने आईआरएस को भी बतानी है कि ये वैल्यू है। ये वैल्यूज़ आप इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस वैल्यू से कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। तो कनाडा में तो मुझे कोई डीम डिस्पोज़िशन करनी नहीं पड़ी क्योंकि वैल्यू वाज़ सेम। और अगर वैल्यू ज़्यादा होती तो मुझे करनी पड़ती। और प्रिंसिपल रेज़िडेंस के लिए तो वैसे ही कोई डीम डिस्पोज़िशन नहीं है क्योंकि उस पे वो टैक्स फ्री है प्रिंसिपल रेज़िडेंस इन इन कनाडा ऑल टुगेदर। तो जो भी मैंने कैपिटल गेन क कमाया है अपनी प्रिंसिपल रेज़िडेंस पे, उसमें मुझे टैक्स नहीं देना पड़ा। लेकिन अगर आप जब आप मूव करते हैं कनाडा से, तो उस पॉइंट के बाद से वो जो आपका जो प्रॉपर्टी है, जो पहले प्रिंसिपल रेज़िडेंस थी, अब वो प्रिंसिपल रेज़िडेंस नहीं रही। तो उस पॉइंट से लेके ऑनवर्ड्स अगर आप उस प्रॉपर्टी को रखते हैं, तो फिर उस पे तो कैपिटल गेन बनेगा ना? बिल्कुल, सो फॉर हुँ, इंस्टेंस मैंने प्रॉपर्टी ली 1 मिलियन की, प्रॉपर्टी जब मैं जिस दिन जा रहा था वो थी 1.2 की। तो मैंने सिर्फ़ सीआरए को बता दिया कि इस वक़्त मार्केट वैल्यू 1.2 है एंड दैट्स इट। आई डोंट हैव टू हुँ, पे एनी टैक्स बिकॉज़ ये मेरा जो है वो प्रिंसिपल प्रॉपर्टी है। यूएस में भी मैंने बता दिया कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 1.2 है। अब अगर वो प्रॉपर्टी बिकती है 1.3 की, तो उस पे जो है 100,000 का गेन है। वो 100,000 के गेन पे क्योंकि अब गेन 1 मिलियन से काउंट नहीं हो रहा, अब गेन काउंट हो रहा है 1.2 से। हुँ। वो 100,000 के गेन पे मैं कनाडा में भी टैक्स दूँगा और यूएस में भी टैक्स दूँगा। अच्छा, यानी कि प्रॉपर्टी पे दोनों पे टैक्स देना पड़ेगा? हाँ, बट ये टैक्स डिफरेंशियल होगा। सो जितना टैक्स मैंने कनाडा में दे दिया, वो दे दिया और जो रिमेनिंग टैक्स है वो मुझे यूएस में देना पड़ेगा। इसमें प्रॉब्ली होता ये है कि आपको विथहोल्डिंग टैक्स देना पड़ता है कनाडा में, वो फुल एंड फाइनल हुँ, लायबिलिटी होती है और जो रिमेनिंग टैक्स है आपका, वो आपको यूएस में देना पड़ेगा ऑन दैट प्रॉपर्टी डिपेंडिंग कि डिफरेंशियल टैक्स क्या है। और इसमें होगा यही क्योंकि विथहोल्डिंग टैक्स कनाडा में 25% होता है रफली और यूएस में आपको जो कैपिटल गेन पे टैक्स पड़ेगा वो 20 होगा। सो प्रॉब्ली देयर विल बी सम एडजस्टमेंट्स दैट विल हैपन बिटवीन द टू टैक्सेशंस बट आपको फुल एंड फाइनल लायबिलिटी वही होगी जो कि हायर साइड की है इवेंचुअली। ओके। तो उस हवाले से रिकमेंडेशन क्या होनी चाहिए लोगों को कि अगर आप मूव कर रहे हैं और आपकी प्रॉपर्टी है कनाडा में, तो इज़ इट बेटर कि आप उसको सेल कर दें या आप उसको रखें? टैक्सेशन के हवाले से क्या बेहतर है? If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. अगर तो आप अगले 3 से 4 साल में वापस आ रहे हैं तो डोंट सेल इट। Hmm. अदरवाइज़ इफ इट्स 5 इयर्स प्लस देन सेल इट। इट्स ईज़ियर क्योंकि एक और पेन जो मैंने कहा वो ये होता है कि आप जब प्रॉपर्टी बेचेंगे तो 25% वो जो पैसा आएगा बैंक में, जो जो भी आपके वो बैंक में पैसा आएगा 25% लॉयर रख लेता है उसमें से। सो ही वोंट इवन लेट यू हैव दैट 25%। सो लेट्स से आपका मॉर्टगेज जो है वो 80% है, आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं, 25% तो लॉयर ने रख लिया क्योंकि उसने विथहोल्डिंग टैक्स रखना है और वो टैक्स आपको तब तक वापस नहीं मिलेगा जब तक आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। लेकिन वो 25% तो गेन से करेगा ना,
वो टोटल प्राइस में से तो नहीं नहीं, करेगा? टोटल प्राइस पे करेगा। So, अच्छा। yeah, they want to hold it because they you've not done the calculation, you've not shared with them the calculation. तो वो हुँ, 25% पूरी वैल्यू पे होल्ड कर लेगा। तो अगर मैं मेरी इक्विटी 20% है, तो मेरे पास हुँ। तो जितना आना था बल्कि मुझे कुछ भी 5% नहीं अपनी आया। जेब से देना पड़ रहा है। तो हुँ, वो एक 6 महीने का मुझे कैश फ्लो हर्ट हो सकती है, 6-7 महीने की डिपेंडिंग ऑन आप अपना कब फाइल करेंगे। उसका भी एक तरीका है कि आप फ़ौरन से फाइल कर दें एक रिक्वेस्ट के मेरा ये नंबर है, बट 4-5 महीने तो आपको लग ही जाएँगे। दैट्स अ लॉट ऑफ पेन एंड लॉट ऑफ मनी फॉर यू टू अरेंज तो मतलब घर बेचने के लिए भी आपको पैसे लगाने पड़ेंगे कि कुछ हुँ, अरसे के लिए। सो आई डोंट रिकमेंड आई थिंक यू शुड सेल द प्रॉपर्टी एंड गेट द गेन्स और आप ये सारी पेन अवॉइड करें। और इसका एक और चैलेंज ये है कि ये जब आप फाइलिंग करा रहे हैं अपने टैक्स एजेंट से भी, वो भी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा फॉर एवरी एक्स्ट्रा फॉर्म दैट यू आर फाइलिंग इन। तो मतलब फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ गई हैं और ये इस तरह का रिस्क भी बढ़ गया है कि आपको 25% का जो है वो ऑन टोटल वैल्यू वो लॉयर विल होल्ड इन देयर हुँ। अकाउंट एंड ऑल्सो आई हाईली रिकमेंड यू सेल द प्रॉपर्टी आउट इफ यू आर डिसाइडेड कि आप 5 साल से ज़्यादा वहाँ रहेंगे। तो 25% तो लॉयर ने तब भी रखना है ना अगर आप सेल कर रहे हैं। अनटिल एंड आप जब उसका टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे नेक्स्ट ईयर, उस पीरियड में तो वो 25% तो चलेगी आपके पास से। बट मैं कह रहा हूँ आप आने से पहले बेच दें। अगर आने से पहले बेचेंगे अच्छा, तो इस तरह का कुछ नहीं होगा। सो ठीक, बिकॉज़ ठीक। यू विल जस्ट सेल इट एज़ इफ यू विल सेल इट। वन्स यू आर हाँ, हियर, व्हेन यू सेल इट, कनाडा बोलती है ये लड़का तो चला गया बाहर। हुँ, ठीक है, अब ये हाथ में आएगा नहीं आएगा 25% तो पूरी वैल्यू का रख लो क्योंकि हमको नहीं रख लो। पता कि गेन क्या है, कैलकुलेशन क्या है, हमको कुछ नहीं पता। हम 25 रख रहे हैं और अच्छा, उसके बाद देखेंगे जब ये फाइल करेगा तो ये हमको बताएगा कि असल में इसका टैक्स कितना था, फिर हम इसको वापस कर देंगे। अगर ये भाग गया तो हमारे पास तो 25% है इसका। हुँ। यानी कि 25% टोटल वैल्यू का तो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि नॉर्मली तो आप 20% मैक्सिमम डाउन करते हैं, एक एवरेज बंदे की बात करें, लेकिन जो बहुत से न्यू कमर्स होते हैं, वो तो मेरे ख्याल में 10%, 15% डाउन करते हैं। तो अगर 25% टोटल वैल्यू पे जा रहा है, दैट मीन्स आप मॉर्गेज भी पूरी पे ऑफ नहीं कर पा रहे बैंक को, अनलेस आपके पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है उसको पे करने के लिए। एग्ज़ैक्टली और हुँ, बाय द वे ये वो रियलाइज़ेशन है जो मुझे पहले नहीं थी। सो व्हेन आई मूव्ड हियर और साल बाद व्हेन आई वाज़ थिंकिंग कि यार अच्छा मैं तो यहाँ 5 साल से ज़्यादा रहूँगा मैं क्योंकि उस वक़्त मैं आया था इतना अगेन प्लान करके नहीं आया ना, इतना सोचा नहीं। हुँ, अब मैंने यहाँ आ गया हूँ सो प्लानिंग बेहतर हो रही है सो या आई विल बी हियर मोर देन 5 इयर्स सो मैंने कहा अच्छा चलो लेट्स स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सेलिंग द प्रॉपर्टी। और जब मैंने टैक्स अकाउंटेंट को कंसल्ट किया, तो उसने मुझसे पहला सवाल ये किया कि आप कितने अंडर हैं इसमें, इक्विटी कितनी है? तो थैंकफुली मेरी इक्विटी ज़्यादा है क्योंकि मैंने काफ़ी अरसे से उसको ओन किया हुआ था। तो मुझे हर्ट नहीं होगा बट उसने कहा कि ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि पीपल जस्ट मिस आउट और बाद में उनको पता चलता है कि वो तो दे आर एक्चुअली अंडर द 25% इन टर्म्स ऑफ इक्विटी तो उनको तो हुँ। कैश अरेंज करना होगा इसको मैनेज करने के लिए, सेल को। तो फिर इसमें बेहतर ये नहीं कि आप फिर घर को ना बेचें, आप उसको किराए पे चढ़ा दें। एटलीस्ट आप वो जो 25% की जो विथहोल्डिंग जो टेंशन है, उससे एटलीस्ट बच जाएँगे। सो मैं तो कह रहा हूँ कि आप आने से पहले बेचें, ताकि आपको ये हाँ, सारा पेन ना एक तो वो ऑप्शन हो गया ना, अगर आप वो ना कर सके, तो आई थिंक द ऑप्शन बी इज़ कि आप उसको फिर ना बेचें, आप उसको किराए पे चढ़ा दें। सेकंड इज़ येस अगर तो हुँ, आपने नहीं किया तो फिर आप उसको किराए पे चढ़ा दें। सो दैट्स व्हाट आई डिड मैंने उसको किराए पे चढ़ाया हुआ है। बट उसका फिर वही पेन है कि उसमें एक एक्स्ट्रा फाइलिंग चलती है इन यूएस जो कि मुझे फाइलिंग करनी पड़ रही है। हुँ, प्लस मैनेज करना टेनेंट को फ्रॉम फार अवे। हाँ, उसमें भी देयर आर ऑप्शंस मतलब आप जो है वो किसी को असाइन कर सकते हैं टेनेंट को मैनेज करने के लिए। अच्छा उसमें एक और फिर चीज़ क्या है, उसमें एक और चैलेंज ये है कि मुझे जो है वो हर महीने अपने जितनी भी रेंटल इनकम आती है, उसका मुझे एक परसेंटेज अराउंड 25% अगेन विथहोल्डिंग मुझे सीआरए को हर महीने सबमिट करना है हर महीने? अच्छा। ऑन टोटल इनकम। सो टोटल रेंटल हुँ, इनकम लेट्स से $3000 उसका 25% जो है वो मुझे सीआरए को सबमिट करना है हर महीने, विदाउट डिडक्टिंग एनी एक्सपेंसेस? नथिंग। फिर जब मैं अच्छा, अपना फाइनल रिटर्न फाइल करूँगा, तब मैं डिडक्ट करूँगा एक्सपेंसेस और वो मुझे पैसा वापस करेंगे। सो आई हैव अ अच्छा। मेजर कैश फ्लो हर्ट ऑन माय रेंटल इनकम हुँ, एज़ वेल क्योंकि तो वो बेसिकली सीआरए कह रहा है कि भाई तुम जा रहे हो ना, कोई मसला नहीं है। हमने तुम्हारी खाल उतार देनी है जब इस उस और उस वक़्त तक उतारेंगे जब तक तुम हमें सारा हिसाब-किताब क्लियर नहीं करोगे। एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्टली। सो वो उसपे भी एक और उसपे एक एक तरीका है अवॉइड करने का बट देन यू विल हैव टू असाइन समवन इन कनाडा जो कि आपके लिए वो इनकम रेंटल इनकम कलेक्ट करे और फिर आपको जो है वो फिर पा उसक इट्स कॉल्ड एनआर-6 एनआर-4 कोई इस तरह की वो नॉन रेज़िडेंट फॉर्म्स कहलाते हैं। उसका चैलेंज इसलिए था कि मैं इसलिए नहीं कर सका क्योंकि जो बंदा असाइन होगा वो फिर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। So he becomes as if your employer is paying you money, he becomes the employer who is paying you money and then he has to report to CRA कि उसने कितना पैसा आपको दिया, कितना नहीं दिया। हुँ, मैंने जब पूछा था, तो बहुत से स्टेट एजेंट्स जो हैं वो ये काम करते हैं, बट वो कहते हैं कि हमको साल के 1 महीने का रेंट चाहिए।
ये सारा काम करने के लिए और हम आपकी प्रॉपर्टी भी देखेंगे, मैनेज करेंगे और ये एनआर-6 की सबमिशंस भी आपके लिए करेंगे। तो मैंने कहा नहीं यार ये आई विल जस्ट कीप इट सिंपल फॉर मी क्योंकि मैं हुँ, कैश हर्ट ले सकता था, आई डिडन्ट वांट इट कॉम्प्लिकेटेड। बल्कि सो मच सो आई रिमेंबर आस्किंग माय ब्रदर तो उसने सीआरए को कॉल करके पूछा कि क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स? उसने बोला भाई आप लायबल होंगे अगर कोई भी रेंटल इनकम जो है वो कहीं मतलब प्लस माइनस होती है या कोई टैक्स मिस होता है सो यू विल बी लायबल एज़ वेल इक्वली। तो उसने मुझे कहा था कि मतलब यू 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 विल हैव टू कंटिन्यू पेइंग बिकॉज़ तुम तो जा रहे हो बाद में मेरे ऊपर लाए एंड देन आई वाज़ लाइक यार क्यों किसी को पेन में मैं डालूँ और फिर आई डिडन्ट वांट टू पे एनीवन ईदर सो आई वेंट हुँ। विद द रूट जिसमें कैश हर्ट आती है। सो आई एम सेइंग देयर इज़ एन ऑप्शन जिसमें आप कैश हर्ट अवॉइड कर सकते हैं बट यू विल हैव टू असाइन समवन हू बिकम्स लायबल, सीआरए उसको भी चेक करती है, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। If you are interested in reading about these topics like macroeconomics, financial markets, what's happening with the geopolitical situation, what's happening with interest rate, monetary policy, Federal Reserve, ECB, China, Japan, I cover these topics in a very simple and plain English in a very digestible format. If you like to read about this, there is a link in the description about my newsletter that I send out every week. Do yourself a favor, click subscribe, and enjoy reading. Thank you. मेरे ख़्याल में अक्सरियत लोग जो यहाँ से निकलते हैं टेम्परेरी तौर पे, उनको ये आइडिया नहीं होगा कि इन्होंने किस तरह ये मैनेज करना है। और मेरे ख़्याल में बहुत से लोग तो सीआरओ को इन्फॉर्म भी नहीं करते होंगे कि हम छोड़ के जा रहे हैं। तो उस केस में क्या पेनल्टी होती है अगर सीआरओ को पता चल जाए कि भई आप यहाँ नहीं हैं और आपकी रेंटल प्रॉपर्टी जिसमें आपकी इनकम आ रही है और आप सही से इसको फ़ाइल नहीं कर रहे, आप ऐसे फ़ाइल कर रहे हैं जैसे आप ऑलरेडी यहाँ हैं। तो क्या उस पे होता है? तो इसमें एक 2 तरीके हैं, एक तो आप जिस साल जा रहे हो उस साल आप एक आध फॉर्म होता है वो आप सबमिट कर लें टू टेल देम दैट यू आर लीविंग। मैंने ये नहीं किया था, बट देन हुँ। यू डू इट एज़ पार्ट ऑफ योर टैक्स रिटर्न। तो वो भी नहीं लेट्स से अगर कोई नहीं करता, कोई ऐसे ही चले गया, कोई दुबई चले गया यू मीन अगर टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं करता, बिकॉज़ वो ये कह रहा है कि नहीं, मैं कनाडा छोड़ गया। हाँ, एग्ज़ैक्टली। ओह नो आई थिंक दे विल कम आफ्टर यू बिग टाइम। आई डोंट नो हुँ, क्या उसकी पेनल्टीज़ होंगी बट आई एम श्योर इट्स जस्ट लाइक यू नॉट पेइंग योर टैक्स ऑन इट। सो अज़्यूम करें आज अगर आप अपना टैक्स रिटर्न अगले साल का फाइल नहीं करें, तो आपको जो पेनल्टीज़ आएँगी वही पेनल्टीज़ मुझको लगेंगी अगर मैं टैक्स रिटर्न उस साल में हुँ, फाइल ही ना करूँ। बिकॉज़ फॉर देम यू आर अर्निंग मनी फ्रॉम देयर कंट्री एंड यू हैव टू पे टैक्स ऑन दैट अर्निंग्स दैट यू आर मेकिंग। हुँ, और इसमें एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब आप वो अपना टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहे हों, तो सीआरए को इन्फॉर्म करें कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है मार्केट की। बिकॉज़ अगर आपने वो नहीं किया, तो देन फॉर इंस्टेंस मेरी प्रिंसिपल प्रॉपर्टी मिलियन की है, 1.3 की थी जब मैं जा रहा था और मैंने अगर वो नहीं किया और मुझे फॉर इंस्टेंस 4-5 साल बाद ख़्याल आता है कि यार जब मैं बेच रहा हूँ, तो सीआरए बोलेगी कि इसकी वैल्यू तो हम मिलियन उठाएँगे या हुँ, कॉस्ट प्राइस पे उठाएँगे। हमको क्या पता कि इसकी 1.3 थी या नहीं थी। सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गो बैक एंड से कि उप्स सॉरी मैं भूल गया असल में प्रॉपर्टी की वैल्यू 1.3 थी तो आप वो मेरी नई कॉस्ट बेस कर दें। सो हुँ, बहुत से लोग ये चीज़ करना भूल जाते हैं। सो टैक्स रिटर्न तो शायद फिर भी लोगों को याद रहे कि यार मैं टैक्स फाइल कर दूँगा, क्या है मतलब ज़ीरो ही तो फाइल करना है या कोई रेंटल इनकम है थोड़ी-सी डाल दी, ओके फाइन। बट अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू सही नहीं बताई, दोनों साइड पे, यूएस में भी और कनाडा में भी, तो वो जो इतना प्यारा एक बेनिफिट है कनाडा में कि आपको अपनी प्रिंसिपल प्रॉपर्टी की कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं देना पड़ता, बाकी तो हर चीज़ पे टैक्स लगता है, वो भी हुँ, आपके हाथ से चला गया। सो हुँ। हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई अच्छा टैक्स अकाउंटेंट पकड़ें, जो कि ये समझता हो क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन और उसको यूज़ करें।